नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। स्वागत है आपका द बड़ा भारत शो में, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हमने इनवाइट किया है नंबी नारायणन जी को, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट। 2019 में इनको पद्म भूषण मिला, लेकिन इसके पीछे 25 साल की लंबी लड़ाई रही है जस्टिस के लिए। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें मैं सोचता हूं कि कहने को तो मसाला बहुत है, सेक्स, स्कैंडल, स्पाई, रॉकेट साइंस, सीबीआई, लीगल बैटल, पाकिस्तान, ये वो, इंडिया, सब है। लेकिन मेरे लिए ये एंटरटेनमेंट नहीं, एडुटेनमेंट है। मेरे लिए ये जेम्स बॉन्ड नहीं, पेट्रियोटिक साइंटिस्ट की कहानी है। मेरे लिए ये मिलिशियस नहीं, मॉरल है। इग्नोरेंस नहीं, इंटेलिजेंस है। फिक्शन नहीं, रियल है। माधवन जी, मेरे लिए आज आप, क्षमा चाहता हूं, आर माधवन नहीं, आज आप हमारे लिए नाम्बी नारायणन हैं। आज क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और दोनों का मतलब भी तो एक ही है। माधवन और नारायणन दोनों ही तो विष्णु हैं। क्या बात है। दोनों का मतलब भी एक ही। पहले ये बताइए कि आपने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें ना हीरोइन है, ना गाने हैं, ना फाइट सीक्वेंस है, और ऐसी मूवी में इतने साल लगा दिए आपने। विवेक जी नमस्कार। पहले तो मैं आपका बड़ा फैन हूँ। आपका चैनल दुनिया भर में सबसे मशहूर है। आपका चैनल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है फॉर बीइंग द लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योर चैनल ऑन यूट्यूब फॉर एंटरप्रेन्योर्स। आपके इतने सारे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, माफ कीजिए मैं सही कह रहा हूँ, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपके हैं। That's right. तो ये तो आपकी अचीवमेंट की जो मतलब तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। और मैं आपको और आपके पूरे चैनल के व्यूअर्स को बधाई देना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर दे आर वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो कंग्रेचुलेशंस, ये कमाल का अचीवमेंट है। और आप जैसे लोग भी हमारे देश के इंटेलेक्चुअल कैपिटल हैं। इस फिल्म को बनाने का मेरा मकसद यही था कि हमारे देश की इंटेलेक्चुअल कैपिटल बढ़े, और मैं उसका मतलब समझाता हूँ। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ये फिल्म सेक्स स्कैंडल है, केस के बारे में है, पाकिस्तान के बारे में। एक्चुअली दरअसल हमने इन सब चीज़ों को सिर्फ 6 या 7 मिनट हमारे फिल्म में दिखाया है, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमें इसके बारे में नहीं जानना था। जब मैं डॉक्टर नंबी नारायण से मिलने गया था, उस वक्त मुझे भी यही तुच्छ, मैं कहता हूँ तुच्छ और बहुत ही कमज़ोर इरादे के साथ कि एक चीप जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनेगी, एक खूबसूरत रॉकेट साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो जिसकी अफेयर हो गई थी मालदीवियन औरत के साथ, जिसकी वजह से वो इंडियन सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेचती है, रॉकेटरी सीक्रेट्स। और उसके बाद उन्हें जेल में अरेस्ट किया गया और मारा गया और पीटा गया, लगभग जान से मार दिया गया। फिर भी वो बाहर निकले और अपने आप को निर्दोष साबित किया। ये कहानी थी। मुझे कहा ये तो बहुत अच्छा है यार, कर लेते हैं। पर जब मैं उनसे मिला तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उनकी जो तेजस है, उनकी तेवर जो है, और उनकी देशभक्ति मैं कहूँगा कितनी इम्पैक्टफुल थी कि मुझे समझ में आ गया कि ये आदमी के साथ सिर्फ ये केस ही नहीं जुड़ा जा सकता। इस आदमी के साथ ये केस जुड़ना मतलब मेरे ख्याल से हम कुछ एज अ कंट्री मिस कर रहे हैं। पर ये भी इतने अफसोस में थे, इतने गुस्से में थे, इनके होंठ फड़फड़ा रहे थे, इनके आंखों में आंसू थे, और ये कह रहे थे कि ये कैसे कह सकते हैं कि मैं एक ट्रीजन में, या मैं एक चोर हूं, या मैंने अपने देश को बेच दिया, मेरे देश की सीक्रेट्स को बेच दिया। और इस बात से वो बहुत प्रभावित ही थे और बहुत ही मतलब अफसोस जता रहे थे। और मैंने कहा सर आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? कोर्ट ने तो कह दिया कि आप निर्दोष हैं। आपने तो अपने आप को निर्दोष प्रूव भी कर दिया, वर्डिक्ट भी आ गई है। ये 2017 की बात है। और वो कह रहे थे यार तुझे पता है, मुझे पता है, और कोर्ट को पता है, पर आप गूगल में जाओ, मेरा नाम डालो और देखो आता क्या है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। गूगल में जाते ही हमें पता चलता है इसरो स्पाई केस नंबी नारायणन। और इस धब्बे के साथ पिछले 24 साल से निर्दोष साबित होने के बावजूद वो जी रहे हैं। और मुझे लगा कि ये बहुत धाकड़ बात है, ये बहुत सही कह रहे हैं। मतलब कोई आपके ऊपर कोई छोटा इल्जाम लगा दे और वो इल्जाम ही आकर आपके साथ चिपक जाए, चाहे वो सच हो या झूठा, ये गलत बात है। तो मैंने 7 महीने के लिए स्क्रिप्ट लिखी इनके इस केस के बारे में। जब मैंने उनको स्क्रिप्ट दिखाया तो उन्होंने कहा कि सही कह रहे हो, पर ये बात जो है ना, ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इस वक्त मैं प्रिंसटन में था, प्रोफेसर क्रॉको के नीचे मैं अपने थीसिस कर रहा था। तो मैंने कहा सर आप प्रिंसटन कब गए? क्योंकि मुझे लगा कि क्या बात कर रहे हैं। प्रोफेसर लुइजी क्रॉको जो एक नासा के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट हैं, उनका और इनका क्या लेना देना। और फिर जो इन्होंने अपनी मतलब मैं मानता हूं कि बड़े कैजुअली अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात किया जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है। मैं माधवन जी जानना चाहता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम को तो हम पोखरा न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पीपल्स प्रेसिडेंट के लिए जानते हैं। विक्रम साराभाई को हम लोग इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर के रूप में जानते हैं। नंबी नारायणन जी की अचीवमेंट क्या थी? कंट्रोवर्सी तो समझ में आती है, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, वो क्या समझ में आए जिस पे आपने इतनी जान लगाई? आपने समय बहुत लगाया इस मूवी पे। जी, एक्चुअली डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की अचीवमेंट्स के बारे में हम नहीं जानते।
हम सिर्फ जानते हैं पोखरान में कि उनका नाम जुड़ा हुआ था, पर एक्चुअली उन्होंने सॉलिड फ्यूल इंजन बनाया। आज इंडिया की जो सॉलिड फ्यूल कैपेबिलिटीज है, इट इज जस्ट स्लाइटली लेसर देन यूएस। और इसके कारण अब्दुल कलाम साहब हैं, जो उन्होंने सॉलिड फ्यूल इंजन पे अपने मतलब पूरा रिसर्च और मतलब टाइम बिता दिया। डॉक्टर नंबी नारायण की खासियत ये थी कि जिसके बारे में वो बात नहीं कर रहे थे, चाहे वो, जैसे मैं कह रहा हूँ, चाहे वो यूएसएसआर जाना और रशिया में जाकर लोगों को धमका कर वहाँ से अपना इंजन स्मगल करके ले आना जो इंडिया के पास आना था, या स्कॉटलैंड, इनकी जो फ्रांस, ये सब जो अचीवमेंट्स है, इसके बारे में सिर्फ हम और आप ही नहीं, वो खुद ने अपनी किताब में लिखे हुए थे। बताइए, ये होते हैं हमारे देशभक्त। उनको लगता ही नहीं कि ये अचीवमेंट है, और उन्होंने ऐसे बताया जैसे हम और आप बात करते हैं कि आज घर में क्या बना भाई, दाल चावल पकौड़े बने। तो मैं बात कर रहा हूं उनसे, तो ऐसे हाँ, और वो विकास इंजन भी मैंने ही बनाया था ना। तो मैंने कहा विकास इंजन आपने बनाया था ना का मतलब क्या होता है, विकास इंजन आपने बनाया? कहता हाँ यार, वही तो मैंने ही तो इन्वेंट किया है, आई एम द फादर ऑफ दैट इंजन। और मैं बोल रहा हूँ सर, उस विकास इंजन की बात कर रहे हो जिसके बगैर इसरो का कोई भी मिशन आज तक नहीं किया गया, ना मंगलयान, ना चंद्रयान, ना ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंजन। हर चीज में पीएसएलवी यूज किया जाता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है विकास इंजन, जिसकी खासियत यह है कि वो आज तक फेल नहीं हुआ। वो इंजन की बात कर रहे हो? कहते हैं हाँ, और इसी वजह से इन्हें पद्म भूषण दिया गया। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, इस मूवी में 24 साल तक, देखिए आप जानते हैं, नंबी नारायणन जी को गद्दार घोषित करने का बहुत प्रयास किया गया। पहले सीबीआई से क्लीन चिट मिला, मैं उस पर भी आता हूँ आपके पास। मेरे मन में एक प्रश्न तो आता है, मूवी मैंने देखी नहीं है अभी, मैं देखूंगा। जो उनको गद्दार घोषित करने का प्रयास किया, इसका फायदा हो किसको रहा था, क्यों किया जा रहा था ये? 1994 में सैटेलाइट लॉन्च मार्केट शुरू हुआ था। इस सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में $1 ट्रिलियन मार्केट का ये बिजनेस था, जहां पे हर देश चाह रहा था कि अपना सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में जाए। यानी कि उनके कंट्री में भी टेलीविजन सैटेलाइट्स हों, वॉच डॉग सैटेलाइट्स हों, सिक्योरिटी सैटेलाइट्स हों, हेल्थ सैटेलाइट्स हों, नेविगेशनल सैटेलाइट्स हों। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वेदर सैटेलाइट्स, नॉट हेल्थ, वेदर सैटेलाइट्स हों। सब कंट्री के पास सैटेलाइट्स तो थे, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाला जो ऊबर की जरूरत थी, वो बहुत लोगों के पास नहीं था। वो कैपेबिलिटी, क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास था, फ्रांस के पास था, और नंबी नारायणन इसरो को भी उस क्षमता के लायक बनाना चाह रहे थे। हमारे पास सबसे लायक सॉलिड और लिक्विड फ्यूल इंजन थे। हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, जो जरूरत था उसको स्पेस में पोजीशन करने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने रशिया से ये क्रायोजेनिक इंजन मंगवाए थे, द KBT-1 इंजन, जो इंडिया को प्रॉमिस किए गए थे। लेकिन उस वक्त यूएसएसआर टूटकर सब कुछ बिखर रहा था, और कई साजिशों की वजह से, मैं कहूँगा कि पिक्चर आप देखिए तो आपको समझ में आएगा, कई साजिशों की वजह से इंडिया को वो इंजन नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि इंडिया इसमें compete करे, क्योंकि कॉस्ट वाइज जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में लोग पैसे मांग रहे थे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए, वहाँ 70-60 मिलियन के आसपास में नंबी नारायण साहब करने को पूरी कोशिश कर रहे थे। तो कई लोग थे जो इस भारत को आगे नहीं आने दे रहे थे। आपकी बात सुन के लग रहा है कुछ विदेशी ताकतें थी इसके पीछे। यकीनन, यकीनन। तो उनको फायदा हो हर रहा था कोई- कि नंबी नारायणन को पीछे धकेल के। ये तो मतलब जाहिर है, और हर एक देश को अपने अपने भलाई के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करना जरूरी है, और उनको वो सारी एफर्ट्स मुबारक हो, लेकिन इंडिया को भी ये चीजें करनी चाहिए। माधवन जी, आपने नंबी नारायणन जी का जीवन जिया है पिछले कुछ सालों में। मैं थोड़ा मेरी रिसर्च टीम को बधाई दूंगा, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी और बताया कि आपने अपना वज़न कम कराया, आपने वज़न बढ़ाया, आपने बहुत मेहनत करी, आपने आप प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, एक्टर बने, जीवन अब 4-5 साल आपने खूब तपस्या करी, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी। पर क्योंकि आज आप नंबी नारायणन ही है मेरे लिए, तो मैं आपसे 1-2 प्रश्न और करूंगा, थोड़े से कड़वे भी अगर आप अलाउ करें। मैंने सुना कि जो क्रायोजेनिक इंजन की आपने बात करी, इसको वो रशिया से स्मगल करके लेके आए थे। तो क्या वो एक मिशनरी और डेयरिंग साइंटिस्ट थे या विकेड और क्लेवर साइंटिस्ट थे? मुझे लगता है कि एक देशभक्त में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारे थे उन पे, और कुछ अवगुण जो हैं आम आदमी पे अगर हम देखेंगे, पर जब वो देशभक्त में होता है ना, तो वो अवगुण नहीं रहता है। एंड आई थिंक इसका क्लियर एग्जांपल नंबी नारायण साहब हैं। इस 5 साल की कड़ी मेहनत पे नंबी सर की लाइफ का निचोड़ आपको क्या समझ आया? आपने बताया कि वो एक स्ट्रीट स्मार्ट साइंटिस्ट भी थे। एक जगह आपने बोला कि वो थोड़े बेरहम भी थे और उनके कैरेक्टर में कुछ छोटे मोटे फ्लॉज भी थे। ये भी दिखाया गया कि हनी ट्रैप होने का इल्जाम उन पे लगा। तो ये भी सच्चाई है कि भाई जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है। तो ये कहावत सटीक तो नहीं बैठ रही है कहीं? मैं ये सब सुनते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेरे लिए अगर मैं होता उनकी जगह और अपने आप को देखूं, मैं करियर खत्म, समाज में इज्जत खत्म, रॉकेट साइंस का सपना खत्म, जिंदगी जीने का मकसद खत्म,
और आखिर में उनके हाथ में पद्म भूषण दे दिया गया। जाहिर सी बात है वो इससे खुश नहीं होंगे। आपकी इस मूवी के कंट्रीब्यूशन से अब कुछ रिजल्ट आना चाहिए। फिर भी मेरा आपसे प्रश्न है, आज वो कैसा महसूस करते हैं पद्म भूषण लेने के बाद? ये जो रिकग्निशन होता है किसी गवर्नमेंट से कि भाई हाँ, मतलब आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ और हम आपको पद्म भूषण दे रहे हैं, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इससे तो जाहिर है कि वो बहुत खुश हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। फिर भी उनका एक ही कहना है कि अगर मैं निर्दोष हूँ तो कसूरवार कौन है? और इसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये शक तो रहेगा ही कि भाई इन्होंने मैनिपुलेट करके बाहर निकला या नहीं। और आज जो हो रहा है हमारे देश में, आज ही के दिन जो हो रहा है, जो अरेस्ट हो रहे हैं, इससे शायद ये साबित हो जाए कि कसूरवार कौन है। तो वो उनकी मानसिक स्थिति जो है इस वक्त बहुत वो खुशी है, वो खुश है, वो एक्साइटेड है, वो देखना चाहते हैं कि लोग इस पिक्चर के बारे में क्या कहते हैं और उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी लोगों को मिलेगी। और बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे। पर एक बात है, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि वो एक स्ट्रीट स्मार्ट साइंटिस्ट भी थे। एक जी। जगह आपने बोला कि वो थोड़ा बेरहम भी थे और जी। उनके कैरेक्टर में कुछ छोटे-मोटे फ्लॉज भी थे। वो बहुत बड़े फ्लॉस थे। अच्छा, ये भी दिखाया गया कि हनी ट्रैप होने का इल्ज़ाम उन पे लगा और देखने में इतने स्मार्ट, इतने खूबसूरत कि उनको हॉलीवुड के एक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाता था। अब गॉसिप का काम क्या है? 2 और 2 4 करना, मौका मिलना। तो ये भी सच्चाई है कि भई जहाँ आग होती है, धुआँ वहीं उठता है। तो ये कहावत सटीक तो नहीं बैठ रही है कहीं? नहीं, मतलब हम इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं और हम आपको बता दें कि ऐसे कई चीज़ें हमने सुनी हैं, जिसमें कहीं दूर-दूर तक सच्चाई नहीं है, पर हवा आग तो ये तो इसके कहने का मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि जो भी कुछ कहा जाए, उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होगी। भाई साहब, सच तो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए। 6-7 साल पहले एक किसी प्रेस मीटिंग के दौरान मुझे किसी ने आंध्र प्रदेश में पूछा था कि माधवन जी, आपने 7 इंडियन लैंग्वेजेज़ में पिक्चरें की हैं, तो आप एक ऐसे एक्टर हो जो सिर्फ़ यही हैच हासिल कर पाए हैं, तो आपको कैसा लगता है 7 लैंग्वेजेज़ में काम कर कर? और मैंने उस मैडम से कहा कि देखिए ये सच बात नहीं है, मैंने सिर्फ़ तमिल और हिंदी में फ़िल्में की हैं, एक आध फ़िल्म मलयालम में किया है और एक तेलुगु फ़िल्म में किया है, लेकिन 7 इंडियन लैंग्वेजेज़ मुझे नहीं आती है, ना ही मैंने किया है। पर मेरा जवाब नहीं उठाया गया एल्गोरिदम से। वो जब सवाल पूछा गया गूगल में, वो मेरा विकिपीडिया का हिस्सा बन गया। तब से लेकर आज तक मुझे लोग पूछते हैं कि आपने 7 लैंग्वेज में पिक्चरें की हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो ये बात में कहाँ से आग है, न कहाँ से धुआँ है? ये तो एल्गोरिदम का किया हुआ मज़ाक है। हाँ, मतलब दूर-दूर तक नहीं सच है भाई। हमने तो सीबीआई में तो अब ये भी प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक ही शहर में एक वक़्त में थे ही नहीं। तो फिर कैसी आग? मतलब किसी कंट्री को अगर अनस्टेबल करना हो ना, तो ऐसे अफ़वाह फैला के उसके पूरे प्रजा को हमेशा एक स्टेट ऑफ अनरेस्ट में रखिए, अपने आप कंट्री टूट जाएगी। माधवन जी, एक निचोड़ के ऊपर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। थोड़ा जी। जल्दी में चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रश्न बहुत हैं और कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना पसंद करता हूँ। कहते हैं जी। कि दूध से निकलती है मलाई, मलाई से निकलता है मक्खन, मक्खन से निकलता है घी। वो है दूध का असली निचोड़। इस 5 साल की कड़ी मेहनत में नाम्बी सर की लाइफ का निचोड़ आपको क्या समझ आया? कि सच्चे देशभक्त वो होते हैं जिनको पता है कि हर जो वो काम कर रहे हैं, हर रोज़ अपनी जान को जोखिम में डालकर, इसके बावजूद उनके बारे में कोई गुण नहीं गाएगा, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता रहेगा, उनके शायद फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़े, उनके लाइफ के प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करना पड़े, इसके बावजूद कोई सड़क उनके नाम का नहीं होगा या उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कोई नहीं बात करेगा। इसके बावजूद पूरे दिल लगाकर वो अपने देश के लिए सेवा करते हैं और ऐसे लोगों को सराहना चाहिए। ये है मेरे फ़िल्म की घी। माधवन जी, हाँ। ये जो आपने उनकी तारीफ करी, बहुत कंट्रीब्यूशन रहे। विक्रम साराभाई जी ने उन्हें काफ़ी पहले पहचान लिया था, उनका पोटेंशियल, और यूएस में प्रिंसटन जहाँ की आपने बात करी, उन्होंने उनको रेकमेंड भी किया पढ़ने के लिए। और वो मैं ये जानता हूँ कि 10 महीने में उन्होंने वो पढ़ाई ख़त्म करी, जो करने में कई सालों लग जाते हैं। ये पोटेंशियल उनमें बहुत था, ये बात सही। लेकिन तारीफ आज आपकी भी करना चाहता हूँ। आपने जो अपने इसमें जो बहुत मेहनत करी, तपस्या, 6 साल में फ़िल्म बनाई, 60 दिनों में बन जाती है। मैं आज आपकी तारीफ़ इस बात पे करना चाहता हूँ कि 8 देशों में जा कर के आपने खूब पैसा खर्च करके, नॉर्मली एक देश में शूट करके मूवी बन जाती है। आपने 3 भाषाओं में काम किया और प्रोस्थेटिक जिसका इस्तेमाल किया जाता है सब बदलने के लिए, आपने रियलिटी के नज़दीक काम किया। अब आपने अपने दाँतों का भी काफ़ी ऑल्टरेशन कराया, उस पे भी आपने अपने बॉडी पे, फिटनेस पे, वेट पे, सब पे काम किया। मैं 29 साल से 79 साल तक, यानी कि 29 टू 79 ईयर्स की एज को आपने वहाँ पे डिस्प्ले किया। एक्सट्रीम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपने दिखाया। इतना क्लोज आप इस कैरेक्टर के लिए रहे वहाँ पे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मतलब तारीफ़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो सैक्रिफ़ाइस डॉक्टर नंबी नारायण ने हमारे देश के लिए की है ना, उसके सामने सिर्फ़ मैंने ही नहीं, लेकिन पूरे यूनिट ने पिछले 6 साल से जो काम किया है, दैट इज़ नथिंग। इनफैक्ट मैं आपको कह दूँ कि
पिछले 2 साल से ड्यूरिंग कोविड मैंने अपनी टीम को पैसे तक नहीं दे पाया क्योंकि इतनी बड़ी बजट वाली फ़िल्म है नहीं। पर आज भी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर कोई फ्री में काम कर रहा है। वो सिर्फ़ इसलिए कि हमको सब लगता है कि डॉक्टर नंबी नारायण जी के बारे में दुनिया में लोगों को पता करना बहुत ज़रूरी है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पैशन जब होता है ना किसी के साथ, हमारी टीम के जो 150 लोग हैं, जब वो सब मिलकर एक ही गाना गाना चाहते हैं, तो वो आवाज़ ना दूर-दूर तक पहुँचेगी, मुझे इसका पूरा यकीन है। दिल भर गया है प्रसन्नता से, और आपके लिए और आपकी खास तौर से टीम के लिए अप्रिसिएशन से। आपके 150 लोगों को भी मैं बधाई दूंगा। आप की थोड़ी एक पर्सनल तारीफ अगर करूं, आप अलाउ करें। आप एक अच्छे एक्टर होने के साथ एक अच्छे पिता भी हैं। वेदांत ने, आपके बेटे ने अभी एक गोल्ड मेडल जीता है स्विमिंग में, और उसी के लिए आप दुबई भी शिफ्ट हुए और ट्रेनिंग उसकी अच्छे से हो सके। आपकी पेरेंटिंग कास्ट में लाजवाब पेरेंटिंग रही है। इसके लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ। आपसे इंस्पायर्ड होकर के हम अपने 10वें वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं। 10 जुलाई को हम अपने सारे व्यूअर्स को भी बता देते हैं, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे एक फ्री वेबिनार करने जा रहे हैं पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे। और उसमें मैं 25 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे। और हम पेरेंटिंग पे हमारे लिए यहाँ पे एक आदर्श पिता हमारे सामने मौजूद हैं, माधवन, जिन्होंने अपने बेटे वेदांत को वो जो गोल्ड मेडल दिलाने के लिए दुबई तक जाकर के शिफ्ट हुए। और ये 10 जुलाई को कर रहा हूँ, 12 बजे से 1:30 बजे तक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। बहरहाल आज बात नंबी नारायणन जी की है। 2 छोटे से प्रश्न और। हिंदुस्तान में हर साल लगभग 2000 फिल्में बनती हैं, क्राइम पे, थ्रिलर पे, ड्रामा पे, लव स्टोरी पे, हॉरर पे, मसाला पे, सब बनता है। साइंस टेक्नोलॉजी में मैंने लगभग 3 चीजें मुझे याद आती है, एक मिशन मंगल, एक रॉकेट बॉयज, एक वेब सीरीज आई थी, एक परमाणु। साइंस के ऊपर फिल्म बनाना आपने बनाया, बहुत मेहनत किया। क्या लगता है ये फाइनेंशियल रिस्क है जो लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहते? नहीं, फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, हमारी फितरत उस ओर जाती नहीं है। मतलब जब हॉलीवुड मतलब वेस्टर्न्स और ब्रॉडवे शोज़ और रोमांटिक फ़िल्में बना रहा था, तब स्टीवन स्पीलबर्ग आए और उन्होंने दिशा बदल दी। और उस दिशा बदलने की वजह से हमको आज भी लगता है कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, जहाँ सिर्फ अमेरिकन्स हम पूरे देश को बचा सकते हैं, पूरे दुनिया को बचा सकते हैं। और इस अटेम्प्ट के लिए उनको बधाई देनी चाहिए, बिकॉज़ दे कंप्लीटली मार्केटेड द इमेज ऑफ अमेरिका लाइक दैट। हमारे यहाँ उस डायरेक्शन में कोई गया ही नहीं। हम सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल और मुगल इसके बारे में बात कर रहे थे, और जो सैक्रिफाइस हमारे शूरवीरों ने किया है उसके मतलब वो सराखों पे मतलब उसका वी हैव टू बाउ आवर हेड्स टू दैट। पर एक और क्षेत्र है जहां हम बहुत ही माहिर हैं, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा माहिर हैं, विच इज टेक्नोलॉजी, आईटी, इंजीनियरिंग एज वेल एज स्पेस ट्रैवल एंड इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। पर उसके बारे में हम पिक्चर इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि नोबडी इज इंक्लाइंड लाइक दैट। और जब अमेरिका बनाता है कोई फिल्म लाइक स्टीव जॉब या इंटरस्टेलर या अपोलो 13, तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वो बिल्कुल सही कहानी है, बिल्कुल करेक्ट है। पर हमें भी यहाँ बनाना चाहिए सुंदर पिक्चर, सत्येंद्र, आर्यभट्टा और राज चोलन पर। मुझे लगता है कि ये लोग कमाल के टेक्नीशियंस रहे हैं, कमाल के इंजीनियर्स रहे हैं। और आज भी चाहे वो वेब 3.0 हो या मेटावर्स हो, कितने हमारे इंडियन इंजीनियर्स इस पे लगे हुए हैं, और कितने लोग दुनिया को बदल रहे हैं, इंटरनेट को पूरी होलिया बदलना चाह रहे हैं। आज वो 15-16 बिलियन डॉलर के वर्थ हो गए हैं, पर उनके बारे में हम नहीं जानते। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी रिसर्च करना चाहिए। हमारे ऑडियंस की जो इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गई है, उससे ज़्यादा हम जाएंगे, तब जाके उनसे हमें आदर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, एस्पिरेशन मिलेगा। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। बहुत खूब। नंबी नारायणन, सबको मैं बता दूं, ये वो व्यक्ति है जिनको नासा में, जिनको यूएस में पैसे की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, काम की अपॉर्चुनिटी मिली। इन्होंने पैसे के बदले भारत को चुना है। और ऐसे नंबी नारायणन की कहानी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं माधवन, जिन्होंने बहुत तपस्या की, इसके पीछे बहुत मेहनत करी। अब मैं आपसे आखिरी एक छोटा सा स्टेटमेंट चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप बताएं लोगों को कि फिल्म कब देखेंगे, कहाँ देखेंगे और क्यों देखेंगे। आपकी फिल्म ये रिलीज हो रही है जुलाई 1 तारीख को, हर एक भाषा में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी और इंग्लिश, नज़दीकी थिएटरों में। जाके फिल्म देखिए, पता चलेगा कि हमारे शूरवीर किस किस रूप और रंग में आते हैं हमारे सामने, और हमारे देशभक्तों का ख्याल रखना, उनके सुरक्षित रखना और उनका गुण गाना कितना ज़रूरी है। माधवन जी, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं सिनेमा हॉल बिल्कुल नहीं जाता, पर आपकी ये मूवी देखने के लिए ज़रूर जाऊंगा और लोगों को इंस्पायर करूंगा कि वो ज़रूर जाएं। तो बाकी सब दर्शकों से कहूंगा कि नंबी नारायणन जी को आपसे मिलवाना था, इसीलिए आर माधवन जी को बड़ा भारत में बुलाना था। नंबी नारायणन ये डिज़र्व करते हैं हमारे देश की तरफ से उनका सारा ऑनर, उनकी रिस्पेक्ट, लोगों का प्यार और एक ट्रू पेट्रियट का रियल टैग, वो डिज़र्व करते हैं इसके लिए। और मैं आप सबसे कहूँगा कि कमेंट करिए, नीचे आकर के बताइए नंबी नारायणन जी
को के बारे में आपने सुना, अगले एपिसोड में किसके बारे में सुनना चाहते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार। बड़ा भारत ये वो शो है जहां पे लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। थोड़ा सा इंतजार, आ गया अगला बुधवार। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए किससे आप अगले हफ्ते मिलना चाहेंगे। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माधवन जी को, आर माधवन जी को विशेष रूप से नीचे कमेंट बॉक्स में धन्यवाद करें। इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं और 1 तारीख को इस मूवी को देखने जाएं और आकर के अपने फीडबैक जरूर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। माधवन जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। विवेक जी, आप भी बिल्कुल इंस्पिरेशनल हैं। हमें पता है कि आपकी तबीयत खराब है, इसके बावजूद इस वक्त आपने इंटरव्यू किया और आप कह रहे हैं कि आप थिएटर जाकर देखेंगे। आपने दिल छू लिया। आई एम वेरी 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 टच्ड। आई वांट टू विश यू और आपके सारे दर्शकों को ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैनल से जो अच्छा है, जो भला आप कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे इंडियंस के लिए, वर्ल्ड वाइड, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आई एम वेरी टच्ड और मैं चाहूँगा कि मेरे सारे फॉलोअर्स भी आपके चैनल पे आएँ और देखें और पूरी तरह आपको और आपके एफर्ट्स को प्रमोट करें और प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद। आप एक वेल टू डू फैमिली से थे। वेल टू डू फैमिली से थे तो 20, 25, 30 लाख रुपए लेके रिटेल आउटलेट शुरू कर सकते थे। चाय का ठेला क्यों खोला आपने? क्या बनना चाहते हो? यूनिकॉर्न, 7,500 करोड़ की कंपनी, या 7.5 मिलियन यूट्यूब फॉलोअर्स? दोनों में पहले क्या पसंद करेंगे? क्या लगता है एक और चाय वाला देश में पॉलिटिक्स में आ सकता है?